पिछले लेक्चर में हमने मुद्रास्फीति के प्रकार या उसके विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा, मुद्रास्फीति के प्रभावों को पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मुद्रास्फीति को रोकने के क्या उपाय हैं या मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। मतलब रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन की मुद्रास्फीति की जो भयावह स्थिति है उसको किस प्रकार हम कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। तो यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति के कुछ लाभ भी हैं और हानियां भी हैं, पर उसके दोष जो हैं वो गरीब वर्ग पर, या उसकी जो हानियां जो हैं वो गरीब वर्ग को ज़्यादा सहन करनी पड़ती हैं। अतः मुद्रास्फीति के दोषों को दूर करना सरकार का एक आवश्यक कर्तव्य होता है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। यदि हम इन उपायों का वर्गीकरण करें तो मुख्यतः उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसका मॉनेटरी मेजर्स, मौद्रिक उपाय। दूसरा है फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय। तीसरा है कमर्शियल मेजर्स, व्यापारिक उपाय या व्यापार संबंधी हम उसमें क्या चेंज करके इन्फ्लेशन को दूर कर सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद है चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट पैटर्न, निवेश ढांचे में परिवर्तन किस प्रकार किया जाए कि इन्फ्लेशन को कम कर सकें। इसके बाद है डायरेक्ट कंट्रोल, प्रत्यक्ष नियंत्रण। और लास्ट में है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन वृद्धि। ये सभी उपाय मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति को दूर करना मतलब हमें कौन सी कंडीशन चाहिए। पहली तो बात हम ये समझें मुद्रास्फीति है क्या। मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना, मुद्रा के मूल्य में कमी होना और कीमत स्तर में वृद्धि होना। अब हम जो ये स्थिति है मुद्रास्फीति में, इसका यदि हम इस स्थिति को दूर करना है तो हमें क्या करना होगा। हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिससे मुद्रा की मात्रा कम हो, या यदि मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो उसके बराबर का हमें प्रोडक्शन, मतलब हम जितनी जनता की आय है या जितनी जनता की मांग है उसके अनुसार प्रोडक्शन की पूर्ति करें। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति के यदि सभी उपायों का निष्कर्ष निकालें, यदि हम देखें या हम मतलब यदि इन सभी उपायों को एक साथ देखा जाए तो इनका मेन एम या इनका टारगेट क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना। इन दोनों ही इस दोनों ही एम्स को प्राप्त करके हम इन्फ्लेशन के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जो पहला उपाय है मॉनेटरी मेजर्स, मौद्रिक उपाय। तो ये जो मौद्रिक उपाय हैं ये सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक की सहायता से किए जाते हैं, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम जो होता है वो किसी भी देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ही ऑर्गेनाइज या संभाला जाता है। उसकी व्यवस्था केंद्रीय बैंक द्वारा ही की जाती है सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा तथा साख के व्यवस्था संबंधी सारे कार्य सरकार के दिशा निर्देश तथा देश की मौद्रिक परिस्थितियों के अनुसार करता है। तो जो ये मौद्रिक उपाय हैं कि सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा इसके अंतर्गत कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनका उद्देश्य मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। मतलब मॉनेटरी मेजर्स जो हैं वो डायरेक्टली उनका टारगेट क्या है, मुद्रा की मात्रा उसको नियंत्रित करना, उसको कम करना। इसके अंतर्गत सरकार मौद्रिक उपायों में सरकार तथा केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के तरीकों से मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जैसे इसमें यदि हम पहला देखें तो सरकार को चाहिए कि वह केंद्रीय बैंक पर अतिरिक्त मुद्रा जारी करने के लिए दबाव नहीं डाले, क्योंकि यदि केंद्रीय बैंक अतिरिक्त पत्र मुद्रा का निर्गमन करेगा तो वापस मार्केट में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। अतः सरकार मौद्रिक उपाय में सरकार की भूमिका क्या है। सरकार की भूमिका ये है कि वो केंद्रीय बैंक को अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमन के लिए बाध्य न करे,
क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा के निर्गमन के प्रबंध में अधिक दृढ़ता तथा अनुशासन लेकर आएगा और मुद्रा की मात्रा को कम या आवश्यकता के अनुरूप ही बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसके बाद आता है कि ये तो हुई सरकार की भूमिका। मौद्रिक उपायों में सरकार की भूमिका तो ये हुई कि वो केंद्रीय बैंक को अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमन के लिए दबाव न डाले। केंद्रीय बैंक इसमें क्या करता है? केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के उपाय कर सकता है। जैसे केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार के निर्देश दे सकता है कि वे साख का अधिक सृजन या प्रसार नहीं करें। साख मतलब उधार, जो बैंक द्वारा जनता को उधार दिया जाता है वो है उसका और यहाँ उसका अर्थ है साख। ठीक है, तो साख को अधिक सृजन नहीं करे मुद्रास्फीति में, ऐसे निर्देश केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाते हैं। इसके लिए केंद्रीय बैंक स्वयं अपने स्तर पर मौद्रिक नीति जो केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है, तो मौद्रिक नीति में इस प्रकार के उपाय जैसे बैंक दर में वृद्धि, प्रतिभूतियों की बिक्री, बैंकों के न्यूनतम नकद कोषों की मात्रा में वृद्धि, साख की राशनिंग आदि ऐसे उपाय कर सकता है जिससे साख का संकुचन होता है। साख का संकुचन मतलब मार्केट में पैसा या जनता के पास पैसा कम जाए, मतलब मुद्रा की मात्रा कम हो जाए। क्योंकि मुद्रा की मात्रा कम होगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और उससे मुद्रास्फीति के भयावह प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसके बाद हमारा आता है फिस्कल मेजर्स या राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय मुख्यतः सरकार द्वारा किए जाते हैं। इसमें मतलब यदि हम मौद्रिक उपाय कर रहे हैं तो वो तभी सफल हो सकते हैं जब उनके साथ साथ अन्य उपाय जैसे राजकोषीय उपाय भी किए जाएं। राजकोषीय जैसे हमें इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, राजकोष मतलब राजा का कोष, मतलब सरकार का कोष। तो इसमें इस प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं कि मुद्रा की मात्रा कम की जाए। जैसे राजकोषीय उपायों में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए सबसे पहला उपाय क्या है कि सरकार अपना बजट संतुलित रखे। क्योंकि यदि घाटे का बजट होगा, घाटे का बजट मतलब आय से ज्यादा यदि हमारे व्यय हो जाएंगे, तो ऐसा बजट होने पर सरकार को मुद्रा निर्गमन का सहारा लेना पड़ेगा। और मुद्रा निर्गमन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन हुआ तो उससे मुद्रास्फीति वापस जंप ले लेगी। अतः राजकोषीय उपायों में यदि हम देखें तो सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने बजट घाटे को या अपना बजट जो है वो यथासंभव संतुलित रखना चाहिए। दूसरा उपाय राजकोषीय उपाय में क्या हो सकता है कि सरकार करों में वृद्धि कर दे। तो करों में वृद्धि के द्वारा सरकार के आय के साधन वृद्धि हो जाएगी, सरकार की आय में वृद्धि हो जाएगी तथा समाज में भी अतिरिक्त क्रय शक्ति जो होगी वो प्रभावहीन हो जाएगी। मतलब जनता के पास जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर आ गई है वो भी पुनः सरकार की ओर आ जाएगी और इन्फ्लेशन मार्केट में कम होता जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि से भी मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। क्योंकि सार्वजनिक ऋण मतलब सरकार जनता से ऋण ले रही है, तो इससे क्या होगा? सरकार की भी आय बढ़ेगी और जनता या लोगों के पास जो तरल मुद्रा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। और दूसरी ओर सरकार इन ऋणों से जो उसको ऋण के रूप में जो पैसा मिला है या धन मिला है उसको सरकार उत्पादन की वृद्धि करने में प्रयोग कर सकती है। इससे एक तरफ तो जनता के पास मुद्रा की मात्रा कम हो गई, दूसरा सरकार ने यदि प्रोडक्शन बढ़ाया तो बाजार में वस्तुओं की मात्रा अधिक हो जाने से वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी और जिससे मुद्रास्फीति का वेग नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसके पश्चात सार्वजनिक व्यय या जो ऐसे व्यय हैं, अनुत्पादक व्यय हैं जिनसे प्रोडक्शन को कोई जंप नहीं मिलता या प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं होती, उनको भी इन्फ्लेशन में कम किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही यदि हम वित्तीय उपायों की बात करें तो हमें जनता को भी
उपभोग या सरकार को इस तरह की स्कीम्स लानी चाहिए, इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि जनता स्वयं उपभोग को हतोत्साहित हो जाए, मतलब उपभोग कम करे और बचत को वो प्रोत्साहित हो, बचत के लिए वो उसको प्रोत्साहन मिले। इसलिए सरकार को ऐसी स्कीम्स भी चलानी चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम की मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए कि जनता खर्च कम करे और बचत को प्रोत्साहन दे। तो राजकोषीय उपायों में यदि हम देखें तो सर्वप्रथम तो होना चाहिए कि हमें घाटे का बजट या हम कह सकते हैं यथासंभव संतुलित बजट बनाना चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं कि करों में वृद्धि करनी चाहिए, इससे सरकार के अपने आय के साधनों में वृद्धि होगी और जनता की जो अतिरिक्त क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी। तीसरा हो सकता है कि हमें सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करनी चाहिए, इससे प्राप्त धन को सरकार उत्पादन में काम में ले सकती है। उत्पादन अधिक करने से वस्तुओं की मात्रा बढ़ेगी और वस्तुओं की कीमतें कम होगी। इसके अलावा हमें अनुत्पादक व्यय मतलब जिनका प्रोडक्शन में कोई अहम रोल नहीं है, कोई विशेष उनका योगदान नहीं है, तो ऐसे अनुत्पादक व्ययों को हमको कम कर देना चाहिए और उत्पादक व्यय जहां प्रोडक्शन बढ़े ऐसे व्यय हमको करने चाहिए। साथ ही इस तरह की स्कीम्स लानी चाहिए कि जनता बचत के लिए प्रोत्साहित हो और खर्चा या उपभोग वो कम करे। तो इन उपायों से हम इन्फ्लेशन की स्थिति को कम या इन राजकोषीय उपायों के द्वारा हम इन्फ्लेशन की स्थिति या मुद्रा की मात्रा को कम करने में योगदान दे सकते हैं।